चलिए आज जो है वो कल जो मैंने वो लेक्चर नहीं मैं उसको कंसिडर करूँगा, वो तो वैसे ही थोड़ा सा बताया था। आज लेक्चर नंबर 1 जो है वो हम स्टडी करेंगे इसका लेज़र फिज़िक्स का। किताबें आपको कल जो है वो मैंने बता दी थी, ठीक है। तो बेसिकली तो ये ज़्यादा जो है ये इसको स्वेल्टो में से ही जो है वो स्टडी करेंगे हम। तो पहले नंबर के ऊपर आप जो हमने स्टडी करना है वो ये देखना है कि जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस, मैंने कल जिक्र किया था इसका, लेज़र की डेफिनेशन जो है वो आपको लिख दी थी, ठीक है। तो आपको कहा था कि हमने इसके अंदर स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन जो है उसको स्टडी करना। ये बेसिकली हमने क्या, ये इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पहले भी आपने चीज़ें स्टडी की हुई हैं। हाँ जी, नहीं आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो है वो हम चीज़ स्टडी करेंगे स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसके लिए आप कंसिडर करें कि हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं। सपोज करें कि आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं 1 और 2, और उनको मैं नाम दे देता हूं E1 और E2। क्या रहे आप, ठीक हो? सपोज वी हैव टू एनर्जी levels 1 and 2। सपोज करें कि हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं 1 और 2 एंड गिवन द नेम E1 एंड E2, और इनको जो है वो हम नाम E1 और E2 का जो है वो दे देते हैं, ठीक है। ये दो एनर्जी लेवल्स हैं। अब मैं ये वाले जो एनर्जी लेवल्स हैं अगर मैं इनको ड्रा करूं तो सपोज करें कि ये E1 एनर्जी लेवल है, ठीक है, और ये वाला जो है ये कोई E2 एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये दो हमारे पास एनर्जी लेवल हैं और यहाँ से इधर से इधर, इस तरफ से इस तरफ, या इस तरफ से इस तरफ जो है वो इसके अंदर ट्रांजिशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स किसके हैं? एटम के। किसके एनर्जी लेवल्स हैं? एटम्स के ये एनर्जी लेवल्स हैं, और इसमें ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है। तो अब आप सपोज करें कि जो हमारे पास एक एटम या मॉलिक्यूल है, यानी कि जिसके ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, ये क्या है? एनर्जी टू एनर्जी लेवल 1 एंड गिवन नेम E1 E2। दीज एनर्जी लेवल्स belong to an atom और मटीरियल। ये एनर्जी लेवल्स है, ये किसी एटम या मटीरियल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कोई मटीरियल, मतलब मटीरियल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल, कोई भी कोई इस तरह का मटीरियल हो सकता है। मटीरियल में आप क्या आता है? गैस भी आ जाती है, लिक्विड भी आ जाता है, सॉलिड भी आ जाता है। कोई जो है वो मटीरियल वो हो सकता है जिसके ये दो एटम्स हैं। तो ये टू लेवल जो हैं इसमें अभी हम सिर्फ दो लेवल जो हैं वो कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का पता है कि जो एटम होता है उसके पास तो
इनफाइनाइट सेट ऑफ लेवल्स होते हैं। कोई एक लेवल तो नहीं होता उसके पास। ये तो वैसे हम आप कह रहे हैं एक 2 लेवल एटम ले रही है। हम यही कहते हैं 2 लेवल एटम, 3 लेवल एटम, 4 लेवल एटम, 5 लेवल एटम, आप जितने मर्जी लेवल का एटम ले लें। लेकिन सबसे पहले जो सबसे आसान वाला है वो क्या है? वो 2 लेवल एटम। ठीक है, तो हमारे पास जो लेवल्स हैं उनका इनफाइनाइट सेट जो है वो हो सकता है। ठीक होगी बात? तो आप ये कह सकते हैं कि वी कैन हैव इनफाइनाइट सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम। हमारे पास इनफाइनाइट सेट जो है वो एनर्जी लेवल्स का होता है किसी एटम के लिए। अब हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको लेबल कर दिया है 1 और 2। ये है तो इनफाइनाइट सेट है, कोई भी नंबर इसका हो सकता है। कन्वीनियंस के लिए इसको 1 और 2 कर दिया। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो एटम है वो इनिशियली लेवल 2 के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर है। ठीक है, अज्यूम दैट द एटम इज इनिशियली इन लेवल 2। आप ये अज्यूम करें कि एटम जो है वो इनिशियली लेवल 2 के अंदर है। तो जो फर्स्ट आपने एटम कंसिडर कर रहे हैं वो लेवल 2 में इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम यहां पर कहें कि ये लेवल 2 में है तो मैं कहता हूं कि E2 ग्रेटर देन E1 है। ठीक है, सो वी कैन से दैट E2 इज ग्रेटर देन E1। E2 ग्रेटर देन E1 का क्या मतलब है? ये एनर्जी लेवल है। इसका मतलब है कि जो एनर्जी है E2 की वो E1 से ज्यादा है। हम ये कंसिडर कर रहे हैं वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर वी आर टेकिंग। ठीक है, E2 एक्साइटेड स्टेट है, E1 एक्साइटेड स्टेट नहीं है। आप E1 को कह सकते हैं कि दैट इज द ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है, E1 जो है वो ग्राउंड स्टेट है। तो अब जो कॉरस्पॉन्डिंग इनका एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, अगर हम इनका एनर्जी डिफरेंस निकाल लें तो वो क्या होगा? E2 माइनस E1। द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस is E2 माइनस E1। तो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस जो है यहां पर वो E2 माइनस E1 है। तो इस एनर्जी डिफरेंस की वजह से ये जो E2 E1 एनर्जी डिफरेंस है ये क्या होगा? ये इस एटम में से रिलीज होगा। कैसे? जब ये एटम अपनी अपर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। ये तो क्या हुआ? यहां पर इसकी एनर्जी E2 थी, इधर इसकी एनर्जी E1 है, ग्राउंड है। तो ये जब ऊपर से नीचे आया तो E2 से E1 इसकी एनर्जी चेंज होगी। तो वो हमें पता है कि जब एटम एक्साइट या डी एक्साइट होता है
तो उसके नतीजे में डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो एटम में से रिलीज होती है। तो इसका मतलब है कि E2 E1 क्या है? ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी है विच इज रिलीज फ्रॉम एटम ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल E2 टू लेवल E1। ठीक है, तो द डिफरेंस of energy E2 minus E1 is released from an atom। तो ये डिफरेंस जो है ये रिलीज हुआ है एटम के अंदर से, ठीक है, व्हेन द एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल E2 टू E1। जब E2 से E1 की तरफ उसने ट्रांजिशन जो है वो की है। अच्छा, अब ये जो एनर्जी है यानी कि यहां से यहां आया है, तो ये एनर्जी जो अब डिलीवर्ड हुई है, जब एटम में एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होता है तो क्या निकलती हैं उसमें से? रेडिएशंस। तो वो रेडिएशंस क्या होती हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी डिलीवर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, दिस एनर्जी is delivered in the form of electromagnetic waves and और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी जो है वो डिलीवर होगी और इसको, इस प्रोसेस को, ठीक है, ये जो एनर्जी और ये जो प्रोसेस है, एंड दिस प्रोसेस is known as spontaneous emission। और इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन का नाम जो है वो देते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन या रिलेटिव एमिशन भी इसको नाम दिया जाता है। अब जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी इसके अंदर से रिलीज हो रही है, अब आप देखें कि बेसिकली हो क्या रहा है कि ये इधर से इधर आ रहा है, ऐसे ऐसे ही हो रहा है ना। ठीक है, तो इसमें एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एच न्यू, E2 माइनस E1, और यहां से ये एनर्जी जा रही है एच न्यू, जो कि किसके नतीजे में पैदा हो रही है? E2 माइनस E1 की वजह से पैदा हो रही है। और जो E2 माइनस E1 डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, म्यू फ्रिक्वेंसी है उस वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो कि इसके अंदर से रिलीज हो रही है, निकल रही है।
अब यहां पर अगर हम लें कोई फ्रीक्वेंसी V0 और उसका एक्सप्रेशन जो है वो राइट डाउन करें, द फ्रीक्वेंसी μ0 of the radiated wave is given by, तो इसको आप जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। ये जो रेडिएटेड वेव है इसका एक्सप्रेशन μ0 E2 माइनस E1 ओवर एच कट। एच कट भी कह सकते हैं, एच भी कह, यहाँ पर इसने एच लिखा हुआ है तो हम एच ही ले लेते हैं। इसको कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर एच आपको पता है कि प्लांक कांस्टेंट है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है ये बेसिकली आप इसको करेक्टराइज करते हैं बाय द एमिशन ऑफ फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू नॉट E2 माइनस E1। यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन बेसिकली क्या है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन जो कि स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। आप इसको एटम को जो है वो किसी तरीके से ट्रिगर नहीं कर रहे, ठीक है, एटम को किसी तरीके से ट्रिगर नहीं कर रहे, एटम खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस है ना। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीज़ खुद ब खुद जो है वो हो जाए, तो वो खुद ब खुद ही एटम जो है वो क्या कर रहा है, वो ऊपर से निचले लेवल में आ रहा है। अब ये जो खुद ब खुद जो हो जाता है ये भी क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। यहाँ पर भी सारी क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व है जो कि हमें बड़ी मुश्किल लगती है, ठीक है, कि क्यों ये खुद से ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ वैसे तो कोई चीज़ है बुलंदी के ऊपर हो तो बुलंदी से नीचे जाती है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, या नीचे से ऊपर जाती है तो तब भी उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पर कहाँ से कोई एनर्जी आ रही है जो कि इसको ऊपर से नीचे की तरफ खींच रही है, इसको ट्रिगर कर रही है, ठीक है। तो वो आपने एनर्जी पड़ी हुई है किसमें, जब आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था। हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि n +1/2 h कट ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर n 0 हो तो ये ग्राउंड स्टेट है इसकी, तो इस 0 के ऊपर ये होता है E0 1/2 h कट ओमेगा। इसको कहते हैं वैक्यूम फ्लक्चुएशंस, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, वैक्यूम फ्लक्चुएशंस। ये वैक्यूम फ्लक्चुएशंस जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं किसी भी एटम के अंदर, और इन फ्लक्चुएशंस की वजह से एटम जो है वो, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, वो खुद ब खुद ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल में आ जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो खुद ब खुद हो जाए उसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन का नाम देते हैं, ठीक है जी। अब ये जो बेसिकली हमारे पास ये रेडिएटिव एमिशन है, ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि एटम खुद ब खुद डिके कर रहा है। क्या कर रहा है, डिके। डिके ही है ना, जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है, ऊपर थी ना, अब मसलन मैं इधर खड़ा हूं, इधर से नीचे चला जाऊंगा, डिके किया मैंने नीचे की तरफ। एक स्टूडेंट जो है वो शुरू में बड़े अच्छे नंबर ले रहा था, पहले उसकी सप्लियां नहीं थी आ रही, 5वें सेमेस्टर में आया तो उसके बाद एकदम उसकी सप्लियों की लाइन लग गई। क्या हुआ, उसने डिके करना शुरू कर दिया,
ठीक है, तो इसी तरह एटम ने भी डिके किया, ऊपर से नीचे आ गया, अपनी एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर जो है वो आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है एक्चुअली दिस इज ए फॉर्म ऑफ डिके ऑफ एटम। ये एक्चुअली क्या है, एक फॉर्म है एटम के डिके करने की। So we can say that spontaneous emission is the form of decay of an atom। ये एक फॉर्म है एटम के डिके करने की। अब ये जो डिके की फॉर्म है, हमारे पास जो रेडिएटिव एमिशन होता है, इसके दो पॉसिबल वेज हो सकते हैं कि जिसके तहत एटम जो है वो डिके कर सकता है। डिके जो है वो अकर कर सकता है नॉन रेडिएटिव वे में भी। एक तो डिके है ना कि उसने रेडिएशन को एमिट किया, दूसरा ये है कि वो रेडिएशन ना भी एमिट करे तो वो ऊपर से नीचे आ जाए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि देयर आर टू पॉसिबल ways of decay of an atom। दो पॉसिबल वेज जो हैं वो हो सकते हैं। नंबर वन, रेडिएटिव डिके, और नंबर टू, नॉन रेडिएटिव डिके। ये दो किस्म के पॉसिबल वेज जो हैं वो हो सकते हैं जिसके तहत एटम जो है वो डिके कर सकता है, रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव भी। तो जब हम ये केस लेते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 जो है वो डिलीवर्ड होता है इन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? अगर वो रेडिएटिव एनर्जी नहीं है तो फिर ये फॉर्म कन्वर्ट हो सकता है काइनेटिक या इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग एटम या मॉलिक्यूल। यानी कि अगर रेडिएटिव नहीं है तो फिर नॉन रेडिएटिव में क्या है कि कोई काइनेटिक एनर्जी होगी या कोई सराउंडिंग में कोई एनर्जी होगी जिसकी वजह से ये वजह काम हो रहा है। रेडिएटिव तो ये है ना कि भाई सीधा सीधा हमने कहा वैक्यूम फ्लक्चुएशंस की वजह से ये नीचे आ गया। नॉन रेडिएटिव का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मौजूद है कि जो इसको ट्रिगर कर रही है। किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या सराउंडिंग एनर्जी की फॉर्म में। तो उसकी वजह से जो है ये फिर नीचे की तरफ जा रहा है, ये डिके कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ द एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1, ये जो एनर्जी डिफरेंस है E2 माइनस E1 अदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलावा
यानी कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल इट मे गो इनटू काइनेटिक एनर्जी, यहां तो ये काइनेटिक एनर्जी में जा सकता है, और इंटरनल एनर्जी ऑफ सराउंडिंग, या जो इंटरनल एनर्जी है सराउंडिंग की उसमें, ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। तो ये प्रोसेस जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रेडिएटिव डिके। दिस प्रोसेस is known as non-radiative decay। तो इस प्रोसेस को हम नॉन रेडिएटिव डिके का कहते हैं, यानी कि जो रेडिएशन के अलावा डिके होता है उसके अंदर, उसके अलावा जो डिके है वो नॉन रेडिएटिव डिके है। अच्छा, अब हम ये तो बात होगी इसकी स्पॉन्टेनियस एमिशन की। अब जरा आए आप दूसरे के ऊपर, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। बल्कि स्टिमुलेटेड एमिशन से, हाँ स्टिमुलेटेड एमिशन, पहले स्टिमुलेटेड एमिशन देखते हैं, फिर उसके बाद स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन को देखते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं अब दूसरा, ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस जो कि खुद ब खुद हो रहा है, जिसके अंदर दोनों किस्म के हैं, रेडिएटिव भी है और नॉन रेडिएटिव भी है। अब आप आ गए हैं स्टिमुलेटेड एमिशन के ऊपर। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है, अब स्टिमुलेट का लफ्ज है, स्टिमुलेट का मतलब है कि ट्रिगर करना किसी चीज को। स्पॉन्टेनियस में तो हो रहा है कि आप उसको ट्रिगर नहीं कर रहे, आप उस पर कोई एक्सटर्नल से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, वो खुद ब खुद ही ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यह है कि एक बंदा जो है वो पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो और एक बंदा जो है उससे बहुत उसको तकलीफ है, वो उसको ऊपर से नीचे धक्का दे दे, तो अब वो नीचे गिरेगा क्या, उस बंदे जिसने उसको धक्का दिया। अगर तो वो खुदकुशी करनी हो तो वो खुद ही छाल लगा के तो नीचे गिर जाएगा, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन अगर वो खुदकुशी नहीं करना चाहता, अभी जिंदा रहना चाहता है, लेकिन कोई उसको आगे पीछे से धक्का मार देता है। अब पहले जब वो खुद से नीचे गिरा तो उसने खुदकुशी की है, ये स्पॉन्टेनियस उसका अपना करतूत था, उसका जो भी था। अब पीछे से उसको किसी ने धक्का दिया है, तो इसका मतलब है कि उसने किसी ने उसको ट्रिगर किया, ट्रिगर करके वो धक्का दे के उसको नीचे की तरफ फेंका। तो अभी आपने पहले जो प्रोसेस पढ़ा है वो एटम की खुदकुशी थी, उसने खुद ही नीचे की तरफ छलांग लगा दी। अब वो जो भी पीछे उसकी खुदकुशी करने के थे वो क्या थे कि वहाँ पर क्वांटम वर्ल्ड के अंदर वैक्यूम फ्लक्चुएशंस थी, तो खुदकुशी कर ली। यहाँ पर कोई स्टूडेंट खुदकुशी कर सकता है, उसकी बहुत ज़्यादा सप्लियाँ आ जाएँ। कोई खुदकुशी कर सकता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता था, घर वालों ने कहा मेरा तो चांद का तारा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर नहीं बना। ठीक है, और सारी दुनिया जब अब डॉक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर बनेंगे तो खूब लूटेंगे। ठीक है, तो वो फिर घर वालों का इतना प्रेशर होता है कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लेता हूँ, इससे बेहतर है मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये डिके, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज डिके। ठीक है, तो ये भी क्या है, अब यहाँ पर जो काम हो रहा है वो क्या, धक्का मारना है एटम को आपने।
ठीक है, धक्का मारेंगे एटम को, वो धक्का किस तरह मारना है आपने एटम को, आपने उसके ऊपर कोई एनर्जी जो है उसको इंसिडेंट करना है। ठीक है, अब वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हो सकती है एनर्जी। आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दें, यानी कि आपका एटम जो है वो एक्साइटेड लेवल में है। ठीक है, एक्साइटेड लेवल से आपने, उधर एटम मौजूद था एक्साइटेड लेवल में, आपने उसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस एनर्जी ने उसको ड्रैग किया, यानी कि नीचे की तरफ उसको खींचा, और वो हायर लेवल से लोअर लेवल के अंदर गया। अब हुआ यहां पर भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये खुद ब खुद नहीं हुआ। यहां पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद लेनी पड़ी है, उस मदद से वो उसने उसको ट्रिगर किया, ड्रैग किया और नीचे ले गया। इसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड। आपने स्टिमुलेट किया। ठीक है, स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को इश्तियाल दिलाना, उसकी एनर्जी को बढ़ाना। आपने उसको स्टिमुलेट किया और वो स्टिमुलेट करने के बाद वो नीचे की तरफ आया। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन का नाम देते हैं। तो अब आप सपोज करें, लेट्स सपोज दैट atom is initially found in level 2, और इसके ऊपर and the electromagnetic wave of frequency mu is equal to mu naught, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है फ्रिक्वेंसी म्यूजिक म्यू नॉट की, दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ स्पॉन्टेनियसली एमिटेड वेव। इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ spontaneously emitted wave। ठीक है, जो कि स्पॉन्टेनियसली एमिटेड वेव के बराबर है। तो इसको आप इंसिडेंट करते हैं किसके ऊपर, ऑन द मटीरियल, इज इंसिडेंट ऑन द मटीरियल। ये जो है इसको हम मटीरियल के ऊपर इंसिडेंट जो है वो कर देते हैं। तो अब ये जो वेव है जो आपने ये इंसिडेंट की है इस मटेरियल के ऊपर, इट शुड बी इन रेजोनेंस विद द एटॉमिक ट्रांजिशन। यानी कि जो एटम की ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से जब नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो रही है, एटॉमिक ट्रांजिशन हो रही है। कितनी दफ़ा ऊपर से नीचे आएगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप उसको दे रहे हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, इट शुड मैच विद द एटॉमिक ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। व्हेन दिस मैच, it becomes resonance, and you know when resonance occurs the amplitude of the wave become maximum, and when the amplitude of the wave become maximum it will have maximum energy। तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी जो है वो हो जाती है। तो अब आप देखें कि हम इसको, अब मैं फिगर बनाता हूं यहां पर, उसी तरह दो लेवल बनाता हूं, लेकिन यहां पर अब आप इसके ऊपर रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे। ये देखें, ये E2, ये E1। अब ये यहां पर एटम था, ये इधर, इस बेचारे का बहुत बुरा हाल था। इसको ये
अभी ज़िंदा रहना चाहता था लेकिन नहीं इसको ज़िंदा रहने दिया गया। ठीक है, क्या हुआ, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको इंसिडेंट किया गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट किया गया तो ये ऊपर से नीचे आया, यानी कि यहाँ से ये एक एच न्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई जिसने इसको धक्का दिया और ये धक्का खा के नीचे की तरफ आया। और जब ये धक्का खा के नीचे की तरफ आया तो ये एक फोटॉन था, जब धक्का खा के ये नीचे की तरफ आया तो इसके अंदर से 2 फोटॉन निकले एच न्यू फ्रीक्वेंसी के। तो द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन, कल यही बात हुई थी। तो क्या हुआ, एक फोटॉन ने 2 फोटॉन पैदा कर दिए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि दूसरा फोटॉन कहां से है, होता है पैदा कि नहीं? दूसरा फोटॉन भाई वही वाला है जो उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है, वो भी साथ आगे चला गया, उसकी कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी, कुछ आगे चलेगी, लेकिन उसकी एनर्जी जो ऑब्जॉर्ब हुई उससे एटॉमिक ट्रांजिशन हुई जिसकी वजह से दूसरा फोटॉन पैदा हो गया। तो हम कहते हैं कि ये स्टिमुलेटेड एमिशन है। और ये जो अब इसके अंदर से चीज निकल रही है, व्हाट इज दैट? दिस इज लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, सीधी सी आधी इसकी डेफिनेशन। एम्प्लीफाई हो गई है लाइट, एक की जगह 2 फोटॉन्स जो हैं वो आ गए। ठीक है, इसको आप कह लें जी कि उसके नीचे लिख लें स्पॉन्टेनियस एमिशन की फिगर है, ये स्टिमुलेटेड एमिशन की फिगर है। अच्छा, अब जो वेव है, सिंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब ये जो इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द सेम फ्रीक्वेंसी as the atomic frequency, इसकी सेम फ्रीक्वेंसी है जो कि एटॉमिक फ्रीक्वेंसी है। अब यहां पर फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि ये वेव जो है ये लेवल 2 से एटम को लेवल 1 में ले जाएगी। ठीक है, जब इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, एटॉमिक फ्रीक्वेंसी, देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है दैट दिस वेव विल फोर्स, कि ये वेव जो है ये फोर्स करेगी एटम को टू अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1। दो से 1 की तरफ क्या कर रहा है? फोर्स कर रहा है, धक्का मार रहा है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी। अब देखें ना, बंदा खड़ा है ऊपर, अब उसको जो कत्ल करने वाला है, जरूरी तो नहीं है कि उसको धक्का मार सके, हो सकता है कोई पीछे से बंदा आके उसको रोक ले,
लेकिन जो खुदकुशी करने वाला वो तो करके रहेगा, वो तो वैसे ही ज़िंदगी से इतना मायूस हो चुका है, फेल हो कि उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, तो वो कहता है अब दफ़ा ही करो, ये क्या है, ज़िंदगी ख़त्म करो, मार जाएंगे तो सुकून आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसकी तो इनफाइनाइट है प्रोबेबिलिटी, वो उतना तो नीचे गिरना ही गिरना है। लेकिन इसकी फाइनाइट है कि इसको धक्का हो सकता है कि जो इसको धक्का मारना चाहता था उसके देन में ये ख्याल आ जाए कि छोड़ नहीं कत्ल करता मैं, तो इसकी फाइनाइट कि वो उसको फोर्स जो लग रही है उसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी है कि वो ये ट्रिगर। अब प्रोबेबिलिटी क्यों है? अगर वो फोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी तो तब वो नीचे जाएगा, इसलिए लफ्ज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल। क्या क्या चीज? फिर नहीं होगा, उससे मैच कर रही हो, रेजोनेंस कर रही हो। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगी तो वो अब जो पीछे से बंदा आ रहा है कत्ल करने के लिए, वो उसके ऊपर से छलांग लगा के खुद ही नीचे गिर जाएगा, ठीक है। उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो आया कत्ल करने था, लेकिन एनर्जी उसमें ज्यादा आ गई थी, वो खुद ही छलांग लगा के दड़ाल जो है वो नीचे गिर गया। हाँ, मैच कब होगी कि वो आया, उसने धक्का मारा उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच हुई और वो नीचे गिर गया। समझ आइए बात? फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंट होना जरूरी है। कम भी होगी, अब कम का मतलब यह है कि वो आया, उसने धक्का मारा, उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि उसको नीचे गिरा सके, ठीक है ना। बंदा जरा अगला जो खड़ा था उधर कोने पे वो मोटा था जरा, ठीक है। पिछला जो आया ना वो इतना मोटा नहीं था, वो बेचारा पतला मस्कीन बंदा था, उसने कहा नहीं मैं कत्ल तो करना, टक्कर मारिया कर, नहीं वो आगे हिला ही नहीं उससे, हाँ वो बाउंस बैक हो गया, ठीक है। तो हाँ, उस वक्त जब दोनों एक ही तरह की एनर्जी रखते हों तो फिर यह है कि वो नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक होगी बात। तो तब अब इसका मतलब है कि इसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि ये इसकी ट्रांजिशन कर रहा है 2 से 1 के अंदर, ठीक होगी जी बात। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये 2 से 1 में जा रहा है, तो इस केस के अंदर एनर्जी डिफरेंस जो है वो डिलीवर्ड होगा फिर उसी तरह इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन दिस केस द एनर्जी difference is delivered in the form of electromagnetic wave। यही होगा ना डी डिफरेंस E2 माइनस E1। और ये ऐड हो जाएगा इंसिडेंट बैंड में, दैट will add into incident 1, ठीक है। ये आया लगा इसके अंदर ऐड हो गया, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड emission। दिस प्रोसेस is known as stimulated emission। तो इसको आप स्टिमुलेटेड emission का नाम जो है वो देते हैं। तो अब ये हमने जो है वो 2 देखे प्रोसेसेस, एक को हमने कहा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन है, डिटेल से इसको समझने की हमने कोशिश की है, और एक को हमने कहा कि ये स्टिमुलेटेड एमिशन है। तो जो फंडामेंटल डिफरेंस है इनके दरमियान स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन, वो यही है कि एक को ट्रिगर किया जाता है और एक को ट्रिगर नहीं किया जाता, ये फंडा। और जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है इसमें एटम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसका एक कोई डेफिनेट फेज रिलेशन नहीं होता विद एमिटेड वेव ऑफ एन एटम।
मैंने कहा फेज उनका सेम नहीं होता कि जो उसमें से वेव निकली है उसका सेम फेज हो स्पॉन्टेनियस एमिशन के अंदर। और जो वेव एमिट होती है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है स्पॉन्टेनियस में। लेकिन जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है इसके अंदर जो है वो इंसिडेंट वेव फोर्स करती है एमिटेड को किसी डायरेक्शन के अंदर। अब देखा ना, इस पर लगी है तो इसको फोर्स करेगी किसी डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इसको फोर्स करेगी। ठीक है, इसीलिए हम क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन से लेजर नहीं बनती, किससे बनती है? स्टीम। और लेजर की एक बहुत बड़ी ये प्रॉपर्टी है कि वो यूनी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाती है। तो अब ये जो एटम इसके साथ ऐड होता है, ये फोर्स जो इस एटम के साथ ऐड होती है ये इन फेज होती है। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है उसके अंदर इन फेज नहीं होती। ये लिख लें, 2-3 लाइनें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। So there is a main difference between stimulated and spontaneous emission। ठीक है, इनके अंदर एक फंडामेंटल डिफरेंस है। तो इन केस स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो केस है स्पॉन्टेनियस एमिशन का, द atoms emit इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एटम्स जो हैं वो emit करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that has no definite phase relation, जिसका कि कोई डेफिनेट फेज रिलेशन जो है वो नहीं होता। दैट बाय emitted by an other atom, जो कि किसी और एटम से emit होती है। और वेव जो है वो emit हो सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। द वेव कैन बी emitted in any डायरेक्शन। ठीक है, और वेव जो है वो किसी भी डायरेक्शन में एमिट हो सकती है। अब लेकिन जो केस है स्टिमुलेटेड एमिशन का, इन द केस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, लेकिन जो स्टिमुलेटेड एमिशन का केस है, इस केस के अंदर इस प्रोसेस में आप फोर्स करते हैं। ठीक है, तो सिंस द प्रोसेस is forced by
इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये तो प्रोसेस फोर्स होता है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। तो एमिशन ऑफ एनी एटम किसी भी एटम का जो एमिशन है एड्स, वो ऐड हो जाता है इन फेज टू दैट इनकमिंग वेव along the same direction। वो आप फिगर देखें तो उसमें वो जो दोनों एटम में से वो जो फोटॉन्स निकलते हैं वो किधर जा रहे होते हैं, वो सेम ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये टाइम ओवर हो रहा है, तो ये अभी वो एक रह गया है बीच में ना, जो स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन है, वो फिर कल जो है मैं उसको सुनाऊंगा।